नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। महोबा के खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 8 सितंबर को इंद्रकांत को गोली मारी गई थी। तब से उनका इलाज रीजेंसी अस्पताल में चल रहा था और इंद्रकांत का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की माने तो गोली इंद्रकांत के गले को चीरती हुई सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड के पार हो गई, जिस वजह से इंद्रकांत को पैरालिसिस अटैक पड़ गया। धीरे धीरे इंद्रकांत की जो हालत है वो बिगड़ने लगी और 13 सितंबर यानी कल उनकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो शख्स है, दरअसल उसे हमारी यानी आपकी और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, इंद्रकांत के गोली लगने से एक दिन पहले यानी 7 सितंबर को उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंद्रकांत ने महोबा के तत्कालीन एसपी और एसओ पर रिश्वत मांगने और हत्या कराने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के अगले दिन ही इंद्रकांत को गोली मार दी गई। पूरी घटना को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। इंद्रकांत ने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सच हैं और क्या एसपी और एसओ ने अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए इंद्रकांत की हत्या कराई? एक ये भी बड़ा सवाल है और भी कई सवाल हैं जिन्हें लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इंद्रकांत की मौत के पीछे के सच को सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंद्रकांत का वीडियो दिखाते हैं जिसमें इंद्रकांत ने एसपी और एसओ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और जान से खतरे की भी बात कही थी। यानी उनको एक खतरा था कि उनकी जान जा सकती है। हम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं, जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई। तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया। तब दरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में और 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। मुझे विस्फोटक के काम में घाटा लगा। मैंने जाकर उन्हें अपनी यथास्थिति बताई और बताया कि साहब अब मैं रुपया देने में असमर्थ हूँ। तब उन्होंने मुझे डांट डपट के गाली गलौज करके भगा दिया। 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूँगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। ये आप इंद्रकांत त्रिपाठी को सुन रहे थे, जिनको 7 तारीख का ये वीडियो है। 8 तारीख को उन्हें गोली मारी गई थी और कल 13 तारीख को उनकी मौत हुई है। अभी कई और बड़े खुलासे हम लोग करेंगे, क्योंकि खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की
भतीजी का भी वीडियो वायरल हो रहा है और भतीजी ने वीडियो में पूरे परिवार पर जान को खतरा बताया है। उन्होंने एसपी मणिलाल पाटीदार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिप्रा जो भतीजी है उनकी, उन्होंने कहा कि एसपी मणिलाल ने चाचा से हर महीने 6 लाख रुपए रंगदारी पहुंचाने की बात कही थी। चाचा के मना करने पर एसपी ने फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी थी। जरा ये देखिए। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा पांडे है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमारा पूरा परिवार आज संकट में है। मेरे चाचा इंद्रकांत त्रिपाठी जो कबरई के लाइसेंसी विस्फोटक और क्रैशर के व्यवसायी हैं, 8 तारीख को एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा उन्हें गोली मरवाई गई। मेरे चाचा को उनकी हत्या की एसपी द्वारा आशंका पहले से ही थी, क्योंकि एसपी मणिलाल पाटीदार ने उन्हें बुलाया था और उनसे कहा था कि तू मुझे हर महीने 6 लाख रुपए दे। अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे परिवार और तुझ पे इतने फर्जी आरोप लगा दूंगा सट्टेबाजी के और अवैध विस्फोटक के कि तू चाह कर भी कभी भी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। चाचा ने कहा कि मेरा धंधा ठप पड़ा है सर, मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने खूब गाली गलौज किया और ये कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया, किसी भी मंत्री का फोन करवाया, किसी को भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगा। चाचा देने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे सबूत पत्रकारों को देंगे और साथ ही साथ उन्होंने लिखित रूप में सबूतों के साथ शिकायत योगी आदित्यनाथ जी को की थी। इसकी भनक एसपी को लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ही पहले 8 तारीख को उन्हें यहाँ पर उसने गोली मरवा दी। और आज मेरे चाचा की हालत इतनी गंभीर है, वो कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उनकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार सत्ते में है और हम सभी को डर है कि हमारे पूरे परिवार पे कोई संकट ना आए, क्योंकि चाचा को अगर कुछ भी हो गया वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारी मदद करें। मेरे चाचा के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपने एसपी महोबा को सस्पेंड तो कर दिया है, पर हम पे जो संकट आया है उसको दूर कीजिए। मेरे चाचा को इंसाफ दिलाइए। हमारे पे जो एक खतरा मंडरा रहा है सर, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मीडिया कर्मियों से, बड़े अधिकारियों से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारी मदद कीजिए। मेरे चाचा के प्राण संकट में है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें पूरे परिवार को जान और माल का खतरा है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ये इंद्रकांत त्रिपाठी की जो भतीजी है उनका दर्द था और ये उस वक्त का वीडियो है जब उनकी मौत नहीं हुई थी, उस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन अब सवाल कई उठ रहे हैं। तो रंगदारी और हत्या होने के डर से परेशान कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने इस बाबत अपने व्यापारी साथी से बातचीत की थी और इंद्रकांत अपने साथी कारोबारी से पूछते हैं कि एसपी और एसओ के पास अब तक कितनी रिश्वत जा चुकी है, साथ ही हर महीने की कितनी रकम तय की गई, उसके बारे में भी इस ऑडियो में सुना जा सकता है। जरा ये भी देखिए। हेलो हेलो। हाँ अरे वीडियो में यह कह रहा हूँ, हाँ यह महीना एसपी साहब कितना रुपया दोगे है? 5 लाख। हाँ और थाने एसओ साहब का जितना जाते 1 लाख जात तू हाँ एक दोगे है? हाँ और पहले कितना जात तो एसपी साहब के हैं? 6 जात तो पहले। हाँ ये बार एक कम हो गया। हाँ ठीक ठीक। तो एक के बाद एक कई ऐसे ऑडियो आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं। इस सिलसिले में एक और धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें टॉप 10 अब कुख्यात अपराधी में शुमार आशु भदौरिया जो है वो इंद्रकांत के साले को फोन कर धमकी देता है और आशु बार बार इंद्रकांत के बारे में उससे पूछता है और कहता है कि राजा साहब नाराज हो गए हैं, जल्दी आकर उनसे मिलो नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। बताया जा रहा है कि इंद्रकांत को गोली मारने से चंद घंटे पहले ही कुख्यात अपराधी आशु भदौरिया ने उनको फोन किया था। हेलो हेलो। हाँ, हाँ ब्रजेश शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशु भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशु भदौरिया?
हाँ जी बताएं भैया। कहाँ है ये तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत? हेलो बोलो, जी भाई साहब। तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत कहाँ है? भाई साहब कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है, कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ, कल से कोई पता जानकारी। करके बताओ जल्दी कहाँ है, कह दो राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब हाँ समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे वो बता देना कहाँ राजा साहब नाराज हो गए हैं, जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा, लेकिन उनका कहीं कॉल ही नहीं आया। मैं 3-4 जगह लगा चुका, घर में पूछ चुका, शायद घर में बात हुई हो। पता कर लो, अच्छी बात है, अगर पता चल जाए बातचीत हो जाएगा, ही पता करोगे प्रयास करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। बाकी मुझको आंसू भरवा दिए कहते हैं, पता कर लेना मेरे बारे में भी, और मेरा नंबर 24 घंटे चालू रहता है। ये सब भाई साहब आप हम मुझे काहे को, मुझे क्यों है बता रहे हैं? अरे बता नहीं रहे, तुमको समझा रहे हैं कि इंद्रकांत का पता करो कहाँ है। तो उनका जहाँ जहाँ पता लगना है हम खुद पता कर रहे हैं भाई साहब, आपसे पता ज्यादा लगाओ हम कहाँ है, हैं? पता लगाओ कहाँ पर है, क्या पता लगाओ कहाँ पर है, कितना बड़ा पति है ये, कौन। तो इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पर चूंकि सियासत भी होने लगी है और इस पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और अब इस सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। जंगल राज का भयावह रूप है ये ट्वीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का है और इससे पहले दूसरे विपक्षी दल भी लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूबे के हर जिले में सपा का प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हालात और सत्ताधारी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहराइच की, संत कबीर नगर की, गाजीपुर की, बांदा की, प्रयागराज और बुलंदशहर की। ऐसी ही तस्वीरें राज्य के अलग अलग जिलों से सामने आई जहां समाजवादी पार्टी आज सड़क पर उतरी कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर। तो कई सवाल उठ रहे हैं अब, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे ऑडियो वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें प्रशासनिक अफसर और अपराधियों की साठगांठ की बात सामने आ चुकी है। बावजूद उसके आखिर सुधार क्यों नहीं हुआ, सबक क्यों नहीं लिया जा रहा, ये कई बड़े सवाल हैं। तो आखिर इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे हम। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये कार्यक्रम अलग अलग सोशल माध्यम पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा और उन पैनलिस्ट से जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उस सवाल को हम उन तक पहुंचाएंगे और उसका जवाब लेंगे। चर्चा में हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, धनंजय शुक्ला है, प्रवक्ता भाजयुमो के, और उमाशंकर पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा महेश कुमार मिश्रा है, पूर्व आईपीएस है। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले धनंजय शुक्ला, आपके पास में आऊंगा। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? पिछली कई वारदातें हुई जिसमें अपराधियों और प्रशासनिक अफसरों की जो साठगांठ है वो सामने आई, बावजूद उसके सबक नहीं लिया जा रहा। क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में? देखिए राजेश जी, हमारी सरकार लगातार जो भी अपराधी हैं, जो भी अपराधी इस तरह अपराध कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आप क्या कहते हैं, उनको हम छोड़ नहीं रहे हैं। और अगर आज महोबा में जो इतना बड़ा कांड हुआ है उसकी भी पूरी, देखिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने एसपी को जो है वहां तत्कालीन लंबित भी कर दिया, साथ में 302 का मुकदमा भी उस पर लगा दिया गया और जांच भी चल रहा है। जांच के बाद जब दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा। देखिए हमारी सरकार जो है किसी के सबके लिए समान है।
अपराधी को चाहे बड़ा या छोटा हो, हम किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। भी अपराध कर रहा है हम उसको भी दंड भी दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो अपराधी हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसको धीरे धीरे सुधार रहे हैं। लेकिन धनंजय शुक्ला, आप ये बताएं कि अफसरों में, अधिकारियों में डर क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्यों कहीं पे सीओ, कहीं पे एसपी की संलिप्तता नजर आती है अपराधियों के साथ साठगांठ की? आप कार्रवाई कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, आप निलंबित कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक नजीर क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं, हम डेली की डेली, देखिए हम एक्शन में है, हम सरकार एक्शन में है, और एक्शन के तहत हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, चाहे भी हो। आज विपक्ष बड़े बोल रहे हैं, मगर अगर उन्हें गिरफ्तार के देखें पहले तो खुद समझ में आ जाए। मगर हमारी सरकार, हम तुरंत अगर इस तरह के अपराध किया तो हम तुरंत उस पर एक्शन में है। कोई भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसओ, जो चाहे गुंडा हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जो भी इस तरह से छुपाया जाए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई के तहत उस पर जांच भी हम बैठा रहे हैं तुरंत। धनंजय शुक्ला, कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अपराध पे लगाम नहीं लग पा रही है। प्रशासन पे जो लगाम होनी चाहिए वो लगता नहीं कि वैसी है। हालांकि हम ये देख रहे हैं, एक सेकंड धनंजय शुक्ला, हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, निलंबित भी किया गया, तबादले लगातार किए जा रहे हैं, शायद इसीलिए कि व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन जो संदेश जाना चाहिए वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो कैसे जाएगा और कौन है इसका जिम्मेदार? अगर एक व्यापारी की ऐसे हत्या कर दी गई, कौन जिम्मेदार है? कैसे तय होगी जिम्मेदारी? जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई भी हो और साथ में निलंबित भी किया गया। 302 का मुकदमा के तहत हमने उसको जेल भेजा है और उस पर जांच भी होगी। अगर अपराधी है, अगर पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा और उससे भी दंड पाएगा। फिर उस तरह की जो भी कार्य हो किया। अभीश श्रीवास्तव, आप लोग आज सड़कों पे हैं, बेरोजगारी और अपराध को लेके, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसको लेके, क्या लगता है कि अब जो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, लिहाजा विपक्ष का सड़क पे उतरना भी जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी सरकार बनी थी तो बनने से पहले उन्होंने जो जनता से वादा किया था कि हम 0% की टॉलरेंस नीति रखेंगे अपराध के प्रति, आर्थिक अपराध के प्रति, और जघन्य अपराधों के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति, जस्ट उसके विपरीत साबित हुई है योगी सरकार। 2017 से मुसलसल लगातार आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लें तो हत्या, बलात्कार, अपहरण और जो है महिलाओं के प्रति शोषण, बच्चों के प्रति अपराध, आर्थिक अपराध में 30 से 35% की वृद्धि हुई। इधर तो लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब आ गया है और किम करतब विमूढ़ की स्थिति में लग रहा है कि प्रदेश सरकार और योगी शासन है, क्योंकि इन्होंने जो टीम 11 बनाया है वो टीम 11 कोरोना से भी निपट रही है, वही टीम 11 हर चीज से निपटने का काम कर रही है। इनके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, इनकी विधायकों और इनकी सांसदों की नहीं सुन रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इनके ही विधायक और सांसद समय समय पे कहते रहे। और बहुत सीधी सी बात है, जब इंस्पेक्टर सुबोध कांड के हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो छोड़ेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने दिलवालाओं से लादेगी, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के मन भी बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, जो कि बिकरू कांड के अंदर अभी जो घटना हुई वो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी, तो अपराधियों की पुलिस से क्या साठगांठ इस योगी सरकार के अंदर आई है ये स्पष्ट है। जहां कानपुर के अंदर इन्हीं की पुलिस ने 30 लाख रुपए के रैंसम दिलाने का काम किया और ये अभूतपूर्व काम था, ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। बिकरू कांड के अंदर जिस तरीके से पुलिस वालों की मुखबिरी की और एक अपराधी के हाथ मरवाया, फिर उस अपराधी को पुलिस वालों ने जो है वो एनकाउंटर की जगह उसकी हत्याई की गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात एक तरीके से इनको कह चुकी है। और अब जिस तरीके की साठगांठ ये नजर आ रही है, हास्यास्पद स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक बिटिया रो रो करके कह रही है उसके चाचा के स्पाइनल कार्ड में गोली लगी हुई है, वो कह रही है कि इन्हीं लोगों ने मरवाया है। उस समय तक कोई गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई थी? धनंजय, इसका जवाब तो देना होगा ना। मौत से पहले व्यापारी वीडियो बना रहा है, वो आरोप लगा रहा है एसपी पे, एसओ पे गंभीरता के साथ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब डर नहीं है बदमाशों में, अपराधियों में डर नहीं है, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सरकार का। सुनिए भैया, मैं यही तो बताना चाहता हूँ, कार्रवाई का भी आपकी सरकार लगातार
जो भी हो, इसके पहले जो भी कांड हुए हैं, देखिए अब ये जो हमारे कपिल जी कह रहे हैं, देखिए सरकार जो है लगा अपराधियों को हम छोड़ नहीं रहे हैं, और चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे तो हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जो इस तरह के अपराध कर रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई के साथ उसकी जांच भी करवा रहे हैं, जेल भी भेज रहे हैं। और अगर वीडियो वायरल हुआ उसके तुरंत उपरांत जो है, देखिए जो भी हुआ मान लीजिए रात में जो भी हुआ, मगर मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज की डेट में एसपी जो है उस पर कार्रवाई भी हो चुका है, जेल में भी 3 का मुकदमा लगा है। जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे जो भी हो, हम किसी को छोड़ नहीं रहे। और जो हमारे कपिल जी भी कह रहे थे कि हमारे भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम सब एक समान कार्यकर्ता होते हैं, और हमारे मंत्री सब एक मर्यादा के तहत रहते हैं। इसीलिए आप ये चीजें नहीं सकते। आपको क्या पता कि हमारे विधायक क्या मंत्री क्या है, मगर मेरा ठीक है, आप विपक्षी हैं, जो आपको कहिए, मगर आज की जो है लगा तरीके से काम कर रहे हैं कि योगी उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, बात करते हैं लोग। आपकी पुलिस प्रशासन पूरी मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का जीरो टॉलरेंस की बहस हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जिसकी गुटवर्जित की बात आप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज तक आप लाश नहीं बरामद करा पाए हैं, जिसको कि आपने बता दिया अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। आपने उसके मामले में 30 लाख रुपए दिलाने का काम किया, उससे लोगों के बात करने पुलिस वाले काम कर रहे हैं, और योगी सरकार शांत होकर के बैठी है। एक सेकंड योगी सरकार में महेश कुमार जी, अगर अपराध महेश जी, सर आपके पास आऊंगा। हाँ, एक सेकंड आता हूँ, धनंजय शुक्ला वापस आता हूँ। राजेश जी, हमने एसपी के ऊपर 302 का मुकदमा लगाया, इसकी सपा सरकार रही है, जो भी सरकार कर दिया। ठीक है, मैं आता हूँ, एक सेकंड महेश जी आपके पास आ रहा हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके के ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं, सर पहले भी आए हैं ऑडियो वीडियो कई तरह के अपराधियों के साथ, अफसरों की साठगांठ के, तो अगर ऐसे पुलिस अफसर जो हैं, अगर वो इस तरीके से अपराधियों के साथ साठगांठ करेंगे तो जनता भरोसा कैसे करेगी सर उन पे? किससे उम्मीद करें सुरक्षा की? कैसे व्यवस्था ठीक होगी? देखिए, वो आपका कहना बिल्कुल सही है राजेश जी, आपका कहना सही है। ये प्रश्न है पुलिस और अपराधियों के बीच की साठगांठ का, और ये पुलिस और अपराधियों के बीच की साठगांठ ये केवल जनपद महोबा तक ही सीमित नहीं है। ये पहले से भी, ये नहीं कि अभी शुरू हुआ हो ये साठगांठ जी। इस साठगांठ ये शुरू हुई है, इस साठगांठ को शुरू करीब 30-40 वर्ष हो गए। ये साठगांठ आज की नहीं है। पहले साठगांठ छोटे अपराधियों से हुआ करती थी, और छोटे अपराधियों से भी हुआ करती थी कि सूचना पुलिस को उन अपराधियों से मिल जाया करती थी। केवल यही कारण था कि पुलिस छोटे अपराधियों को पाया जाया करती थी, और आज वही कारण आज वसूली का बन गया है। आज ये जो एपिसोड है महोबा का, ये है अवैध वसूली का, ये अवैध वसूली का। अब इसमें 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंद्रकांत त्रिपाठी किस धंधे में थे, क्या व्यवसाय करते थे? क्योंकि व्यवसाय तो महोबा में बहुत कुछ हो रहा है, तरह तरह के व्यवसाय हो रहे होंगे वहां पर, तरह तरह की इंडस्ट्रीज होंगी। तो क्या इंद्रकांत त्रिपाठी ऐसे व्यवसाय में थे जहां पर उनको जरूरत पड़ी एसपी को रिश्वत देने की, या वो एसपी से डरे हुए थे? जैसा कि एक वीडियो में ये भी है कि वो कह रहे हैं कि साहब मैं इतना देता हूँ, इतना पहले जाता था, इतना आप दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले भी वो इस आदान प्रदान में रहे। तो कुछ ना कुछ उनका व्यवसाय, देखिए जब शराब का व्यवसाय हुआ, शराब के व्यवसाय में भी कुछ आदमी लीवरेज देता है, उसमें भी वो पुलिस और इनके शराब माफिया के बीच में साठगांठ हो जाती है। यही ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रण लग रहा है कि कोई ऐसी साठगांठ थी और कोई ऐसा व्यवसाय था जिसमें कि अवैध, उस धंधे में पूरा 100% पारदर्शिता नहीं थी, बल्कि उस धंधे में कुछ अवैध एलिमेंट के लिए या अवैध तत्व भी शामिल था। इसीलिए वो इतने 6 लाख देते थे वो, और 6 लाख दे रहे थे, और पहले भी दे रहे थे। देखिए सवाल ये है कि पुलिस अधिकारी, पुलिस एसपी जो होता है, वो जिले का पूरा शीर्षक अधिकारी होता है। यदि कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति उस पुलिस अधीक्षक के पास जाता है तो वो एक किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जा रहा है, एक संस्था है उसके पास जा रहा है, और उससे उम्मीद करता है कि उससे न्याय मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, और जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। तो अब दिक्कत ये है, जैसे कानपुर, एक मेरे लगता कानपुर का एपिसोड ले रहे थे, कानपुर में ऐसा हुआ जी, यहाँ ऐसा हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम पुलिस आंख आती रही है,
ये पुलिस जो चाहे पुलिस अधीक्षक महोबा हो, चाहे वरिष्ठ और सर सवाल ये भी है कि सबक नहीं लिया जा रहा, ऐसा हो रहा है, सामने भी आ रहा है, उसके बाद भी ना तो अफसर सुधर रहे हैं, ना उनमें किसी तरीके का डर है, और ये बेबाकी से एकदम चल रहा है। राजेश जी, ऐसा है कि देखिए, ये कहना कि साहब हम बिल्कुल मूक दर्शक हैं, या ये कहना कि किसी के भ्रष्टाचार की खनक, किसी भ्रष्टाचार की खबर लखनऊ तक ही पहुंचती है या किसी को नहीं मालूम है, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। पुलिस के अंदर यदि कोई अफसर भ्रष्टाचारी है, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसका भ्रष्टाचार उस जनपद में नहीं, आप पास जनपद में पता लग जाता है कि आदमी भ्रष्ट है वहां पर। तो ऐसा नहीं कि सरकार आगे जो शीर्षक अधिकारी है, जो ऊपर अधिकारी है, जो उनके और तीन अफसर है, वो आके मुझे बैठे हो। ऐसा नहीं, यदि पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो ये भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि ये केवल उन्हीं तक महदूद था, इस भ्रष्टाचार की कहानी ऊपर तक गई होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आप एक्शन लीजिए, यदि आदमी भ्रष्ट है, यदि अफसर भ्रष्ट है। अब इस प्रकरण में मुकदमा कायम हो चुका है। इस प्रकरण में यह आवश्यक है कि इस प्रकरण की जांच, इस मुकदमे की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी कराई जाए, ठीक है, किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जो बिल्कुल स्वतंत्र हो। और यदि पुलिस अधीक्षक दोषी पाए जाए, थाना अध्यक्ष दोषी पाए जाए, यदि और उनके साथ जो गुर्गे, जैसा कि और एक भदौरिया नाम का कोई बदमाश धमकी दे रहा था, यदि इस तरह के लोग लिप्त हैं तो निश्चित रूप से इनको सजा दिलाई जाए। और देखिए, सवाल क्या होता है, दुर्भाग्य यह है, मुकदमा कायम हो गया, मुकदमा कायम होने के बाद तफ्तीश हो गई, तफ्तीश होने के बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम, मगर कुछ नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। ऐसे 50 प्रकरण है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज से 4 साल 5 साल पहले के प्रकरण है, जिसे हमें नहीं मालूम क्या जारी में क्या हुआ। लेकिन अब ये है कि यदि ऐसा गंभीर प्रकरण हुआ तो सरकार को चाहिए कि मुकदमा कायम हो चुका है, इंडिपेंडेंट से जांच कराकर तत्काल न्यायालय में भेजे और न्यायालय में इसका प्रोसिक्यूशन हो और उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचे। धनंजय, आपने सुना, आप सहमत है इस बात से पूरी, जिस तरीके से पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ऐसे इसमें होना चाहिए, तब एक नजीर बनेगी कि तुरंत जांच हो, ऐसी जांच एजेंसी हो जो निष्पक्ष हो, तभी एक भरोसा कायम होगा और तभी शायद एक नजीर भी बने। नहीं देखिए राजेश जी, जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए आज हमारी सरकार, देखिए इस तरह जो भी कांड हुए हैं तुरंत देखिए हमने आईपीएस को देखिए सस्पेंड भी किया है, 302 का उसके ऊपर मुकदमा भी लगा हुआ है। अब जांच भी होगा और जांच के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। और जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा, अगर उससे ज्यादा गुनाह होगा तो उम्र कैद की सजा होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये हमारा संगठन ऐसा है, हम देखिए हमारी सरकार हम किसी के लिए भी नहीं है, जो गलत है, सही है। और अगर वो गलत किया है तो उसकी सजा पूरी पाएगा। मैं अपने विपक्षी पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसके पहले भी बहुत सारे अपराध हुए हैं, इन्होंने क्या कोई आईपीएस के ऊपर इतने मुकदमे दायर किए? मगर आज हमारी सरकार इस तरह कांड होते ही तुरंत हमने 302 का मुकदमा आईपीएस को लगाया। तो ये हम साबित करते हैं अपराध भी अभी हो रहे हैं, इसके आरोप भी आपसे लगेंगे, सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। उमाशंकर, वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे अपराध हो रहा है तो कार्रवाई की जा रही है, पूर्व आईपीएस जो आईपीएस है या कोई कितना भी बड़ा अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, एक नजीर पेश की जा रही है, यानी गलत हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। उमाशंकर पांडे। धन्यवाद राजेश जी, आपने मुझे एक लंबे समय के बाद बोलने का मौका दिया। हाँ, माफी चाहता हूं, थोड़ी देर से आया। आप अपनी बात आराम से रखें। पहली बात तो ये कि वो एक बेटी या किसी की भतीजी नहीं रो रही थी। आज उत्तर प्रदेश की हर बेटी का यही हाल है कि किसी ना किसी कारण से वो रो रही है, सुरक्षा का गुहार कर रही है। आप सोचिए, जंगल राज नहीं तो और क्या है कि एक व्यक्ति जो अपने जान को बचाने की गुहार कर रहा है लगातार लंबे समय से, और अंततः उसकी जान चली जाती है। ये जंगल राज की भयावहता नहीं है तो और क्या है। आप समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहले से ही दरखास्त दे के अपील करके इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपने जान को बचाने की गुहार की थी, इसके बावजूद उसको मार दिया जाता है। ये किसके लिए शर्मनाक है? ये उन लोगों के लिए शर्मनाक है जो शासन सुशासन की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। ये उनके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी बात है। वो राम राज का अपमान भी करते हैं। आप समझिए कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बताती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। यहाँ पर
पुलिस का इकबाल अब नहीं बचा है अपराधियों में। वो खुलेआम खुले तौर पर संगठित तरीके से लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उनके साथ मिलकर उनका साथ दे रही है। ये ज्यादा गंभीर विषय है, चाहे वो कानपुर का संजीत यादव का मामला रहा हो, चाहे वो बिकरू कांड का मामला रहा हो, जिसमें ये देखा गया कि पुलिस पूरी तरीके से भागीदार थी। आप बताइए बिकरू कांड में क्या हुआ? देवेंद्र मिश्रा ने जब तत्कालीन एसएसपी को पत्र लिखा और उन्होंने यस्सू के मिली भगत का जिक्र किया था और उस पर एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। आप बताइए देवरिया शेल्टर होम मामले में क्या हुआ? एक आईपीएस ऑफिसर उसमें मिला हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी पिछले जो हादसे हुए, जो वारदातें हुई, जो अपराध हुआ, उससे सबक नहीं लिया गया। कपीश मिश्रा, क्या यही वजह है कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो एक नजीर पेश नहीं की गई और इस तरीके की जो साठगांठ है अफसर और अपराधियों के बीच की, वो कहीं ना कहीं से सामने आ रही है और अपराध हो रहा है, नहीं रुक पा रहा? देखिए, माननीय महेश कुमार मिश्रा जी जो हमारे पूर्व आईपीएस हैं, उनको इसका बहुत लंबा अनुभव है और मैं उनके सभी तथ्यों के साथ सहमत हूं। और एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बड़े लेवल पे इतनी बड़ी जो साठगांठ चल रही है उसकी जानकारी लखनऊ ना हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल सही बात कही। चक्कर ये है कि इनके समय में ये चीजें इतनी खुल करके सामने रामराज समझ करके आ गई हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, साना सैया हो गए कोतवाल, तो अब डर काहे का। तो वो स्थिति चल रही है, सारी चीजें बेलगाम हो चुकी हैं और कारण सिर्फ इतना है कि अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ सत्ता लग गई है उत्तर प्रदेश की। अगर अनुभव होता तो निश्चित रूप से वो प्रशासनिक लोगों पे कमांड कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो टीम 11 सुबह के समय में जो समाचार पढ़ के बता देती है, जिस तरीके से बकअप करके पीठ ठुकवा लेती है, उसी तरह की सी चीजें चल रही हैं। आप पुलिस महकमे में लगातार जो फेरबदल करते जा रहे हैं, इससे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पुलिस व्यवस्था सही हो जाए, क्योंकि आपके पास जो पुलिसिंग है उसी के बीच से तो आप जनता के की सेवा के लिए ले गोरखपुर से उठा के आप आजमगढ़ पोस्टिंग कर दीजिए, आजमगढ़ उठा से आप आगरा पोस्टिंग कर दिए, क्या उसका आप राष्ट्रीय चरित्र बदल देंगे? ठीक है, तो ये हकीकत है। दूसरा जो शुक्ला जी कह रहे हैं, भाजपा वाले हमारे, पूर्ववर्ती सरकारों में जब इस तरह की कोई घटना, कोई साठगांठ सामने नहीं आई, तो जब चोरी खुलेगी तभी तो सामने आएगी, और जब आया तो उस पर आपने माकूल घटना क्यों नहीं की? आप ये बताइए, जब उन्होंने वीडियो रिलीज किया तत्काल एसएसपी को जो है वो गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, उन्होंने आखिर क्यों नहीं गिरफ्तारी की? दिन वीडियो रिलीज हुआ, उन्होंने अपने जान की बात कही थी, उन्होंने क्यों नहीं की? तो सबसे पहले इसी बात की दुबे की जो पत्नी है और ये अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबरदस्ती पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। लगातार हत्याओं पे हत्याएं करवाती चली जा रही है योगी सरकार, और जो हत्यारे बाहर आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी जो है फूलमाला पहना करके अपने आप पद दे रही है। शेखर अग्रवाल उसके वो रहे हैं, हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई तो शायद हटा लिया। उसी तरीके से आप धनंजय, क्या अफसरशाही बेलगाम है? क्या शासन का उस पर कंट्रोल नहीं है? यही वजह है कि इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लग पा रही? क्या अफसरशाही बेलगाम है, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि जो हमारे कपिल जी बोल रहे हैं, देखिए इन्होंने सारी कहानी बता डाली, मगर ये नहीं, देखिए हमारी सरकार जब से बनी हुई है 2017 से, मगर मुझे लगता है कि मैं लगातार, देखिए चाहे जो भी अधिकारी जो भी इस तरह की घटना कर रहा है उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। जो इन्होंने जो अभी हमारे मिश्रा साहब बोल रहे हैं, देखिए अगर कोई अधिकारी उसमें अगर लिप्त है, मुझे लगता है अगर अधिकारी लिप्त है तो अधिकारी के ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी सरकार अभी बनी, जब से सरकार बनी है तब से हम लगातार अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर इसके पहले जो सरकार रही है, इन्हीं अधिकारियों को मन बढ़ावा किए थे, वही कारण है कि आज जो ये कर रहे हैं, आज अधिकारी इतने कांप रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे। यही कारण है कि वीडियो वायरल कर रहे हैं, और वीडियो अगर पकड़े जा रहे हैं तो उल्टा वो खुद फंस रहे हैं, और फंसने के साथ साथ हम उनको जांच भी करवा रहे हैं और जेल भी भेज रहे हैं। और जो ये विकास दुबे की बात कर रहे हैं, विकास दुबे की पत्नी ऑलरेडी सपा की ही जिला पंचायत सदस्य बोलेंगे कपिल जी हमारे कि नहीं, अगर भैया सरकार आज पे बात करेंगे, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। धनंजय, आज वाली बात पे बात करेंगे, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। महेश जी के शादी में मौजूद है, आप अपने पार्टी की बात कीजिए। आपके कानून न्याय मंत्री के साथ उनकी फोटो वायरल है, आपने आज तक उस पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं किया? देखिए
फोटो तो अभी वायरल हुआ है, मगर जिला पंचायत सदस्यता तो आपने दिया है ना सर, सदस्यता तो आपकी पार्टी ने दी है भैया, कपिल जी सदस्यता तो आपने दिया है ना। बहुत गंभीर मसला है, इसे गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। महेश जी सर आप ये बताएं, ठीक है कपिल भाई आता हूं फिर से, हाँ महेश जी आप ये बताएं कि अगर सरकार की मंशा नजर आती है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आईपीएस, आईएएस और तमाम अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जहां बड़ी घटना है वहां पे निलंबित भी किया जा रहा है। यानी एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा। क्या इतना काफी होगा या कुछ और बड़ा करना होगा? महेश जी लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही शायद महेश जी के पास, मैं फिर उनका रुख करूंगा। हाँ धनंजय, अगर हम देखें तो ये तो दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से कई अधिकारियों के तबादले कर चुके हैं, कईयों को निलंबित कर चुके हैं, जहां बड़ी घटना हुई वहां पे कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इतना काफी होगा या कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस पे लगाम लगे, ताकि एक डर पैदा हो? के लिए अगर इससे ज्यादा भी अगर हो सकेगा तो इससे ज्यादा हमारी सरकार करेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम अगर जो भी हो सकेगा अपराध मुक्त करने के लिए हम जितना हो सकेगा इससे ज्यादा हमारी सरकार करेगी, मगर अपराध को हम हर हाल में मुक्त करेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बोलना है और सरकार भी यही बोल रही है और हम कर भी रहे हैं। चाहे जो भी है, जितना भी अपराध मुक्त करने के लिए, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी होंगे, जो भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई उनको लगाम रखने के लिए अगर की जाएगी तो जरूर किया जाएगा। उमाशंकर आप सहमत है इस बात से? क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, तबादले किए जा रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के, और बड़े महकमे के जो अधिकारी हैं उनको भी इधर से उधर किया जा रहा है, निलंबित भी किया जा रहा है। यानी सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि अगर गलत किया या हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए राजेश जी, सरकार की मंशा तभी स्पष्ट हो जाती है जब वो एक टीम 11 बना के काम करती है, और वो टीम 11 में सारे जो है अधिकारी वर्ग हैं, और अधिकारी वर्ग के नीचे ही अधिकारियों की फौज होती है। हाँ। ये तो टॉप मोस्ट उनके ऑफिसर्स हैं जिनको योगी जी ने अपने साथ रखा है। इसके बावजूद नीचे अगर पुलिस के अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी भी स्तर तक जाकर अपराधियों के साथ सांठ गांठ कर कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी की टीम 11 और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संदेह के घेरे में आते हैं। अगर मुख्यमंत्री सक्षम होगा तो उसकी टीम भी सक्षम होगी, और टीम सक्षम होगी तो नीचे अधिकारी अक्षम नहीं हो सकता। फिर सक्षम अधिकारियों को ही नीचे भी मजबूत स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, सीओ हो या थाने का एसओ। लेकिन चूंकि जब टीम ही ऊपर से खराब है तो फिर नीचे तो इस तरीके के वारदात होंगे ही होंगे। फिर तो पुलिस मिल के संजीत यादव के परिवार से 30 लाख रुपए भी लेगी, फिर तो डॉक्टर कफील को जबरदस्ती जेल भी भेज देगी, फिर वो जो है बिकरू कांड में जो कुछ हुआ सीओ के पत्र को भी दबा दिया जाएगा, फिर वो शाहजहांपुर के मामले में भी लीपापोती करेगी, फिर वो उन्नाव के मामले में भी लीपापोती करेगी, फिर इनके एक सांसद कहेंगे कि यूपी में रहना है। महेश जी आप सुन पा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा सर, अगर आपके पास आवाज में जबरन घुस जाएंगे राघव लखनपाल जो सांसद हैं उनके लोग। अगर इस तरीके की टीम होगी और इस तरीके से लोगों को मनोबल दिया जाएगा, कार्रवाई अपने और पराये के आधार पर होगी। अपना अपराधी पराया अपराधी, अपना पुलिस वाला पराया पुलिस वाला, ये होगा तब तक ये नहीं रुक पाएगा। ठीक है, और कई सवाल है, जवाब ले लेते हैं। महेश जी सर आप ये समझाएं कि सरकार की अगर नियत को देखें तो वो साफ नजर आती है कि मंशा साफ है, क्योंकि जहां भी गलत हो रहा है वहां कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार तबादले किए जा रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के और बड़े अधिकारियों के। यानी एक संदेश देने की कोशिश तो है कि जहां लापरवाही हुई या गलत हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इतना काफी होगा या कुछ और बड़ा करना होगा? देखिए, और बड़ा ये करना होगा कि पुलिस के साथ दुर्भाग्य ये है कि पुलिस ने लोगों को सुनना बंद कर दिया है। चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो गाजियाबाद का कांड हो,
चाहे कहीं का कांड हो जी, पुलिस का संपर्क जनता से टूट चुका है। हाँ, और ये भाजपा ये सरकार नहीं, हाँ, ये सभी सरकारों की बात है। मैं सभी सरकारों में नौकरी कर चुका हूँ, सभी सरकारों में ये दिक्कत आई कि पुलिस का संपर्क जनता से टूट चुका है। अब जनता का कोई अच्छा व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाता है। अब जनता पुलिस के पास वो लोग बैठते हैं जिनकी शक्ल आप रोज देखते हैं बैठे हुए वहां पर, जिनको आप टाउट कह लें, जिनको आप दलाल कह लें, जिनको आप लाइजिंग कह लें, जो आप कहना चाहें, जिस शब्द से लगा उनको बात चाहे बात सकते हैं। लेकिन वो लोग हैं जिनका कोई मतलब वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके पास होंगे तो पुलिस हमारा काम कर देगी। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि पुलिस यदि किसी विवेचना कर रही है किसी मामले की गंभीर अपराध की, तो उसकी विवेचना तत्काल करके और निष्पक्ष कार्रवाई कर खाली विवेचना यही करना नहीं है, क्योंकि पीछा उसका करना है, उस अपराधी का पीछा करना है। बेकू कांड में क्या हुआ? बेकू कांड में किसी भी जिलाधिकारी ने उस बदमाश का जिला बदर नहीं किया, 10 बार उसके खिलाफ रिपोर्ट दी गुंडा एक्ट की, लेकिन किसी अधिकारी ने जिला बदर नहीं किया। उसका लाइसेंस बन गया, उसके गुर्गों का लाइसेंस बन गया। ये एक सरकार की बात नहीं है, सारे सरकारों की बात है, क्योंकि हमारे हर सरकार में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी वो संवैधानिक संस्थाएं पैदा हो जाती है जो गैर कानूनी है, जो गैर संवैधानिक है। शराब माफिया, परीक्षा माफिया, खनन माफिया, ये हर सरकार में डेवलप होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि हम आपकी पोस्टिंग कराएंगे, हम आपको बाकायदा पोस्टिंग दिलाएंगे, आप हमारे हितों का ध्यान रखिए, हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे। ये वो लोग हैं। अब मेरिट जो है, मेरिट तो सेकेंडरी चीज हो गई है। मैं आज की तारीख में मेरिट का कोई लेना भी नहीं तवाब लेते हूँ आपको मैं। यदि हम ये सोच रहे हैं कि मेरिट के आगे तवाब हो रहे हैं तो ये बिल्कुल बेमानी है। ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि मेरिट के आगे पर तबादला हो रहा है। तबादला हो रहा है आपके कितने अच्छे संबंध है किससे, किस पॉलिटिकल लीडर से आपके कितने अच्छे संबंध है। ये हर सरकार की बात है, ये सरकार की बात नहीं, हर सरकार की बात है। यदि आपके संबंध है तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यदि आपके संबंध नहीं है तो आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आप इधर तो सर ये व्यवस्था सर कैसे बदलेगी, कैसे इसमें पारदर्शिता आएगी, कैसे ठीक होगी? मैं वही कह रहा हूँ आपसे। ऐसा है किसी अधिकारी की मेरिट, ऐसा नहीं कि मेरिट छुपी हुई हो, हर अधिकारी की मेरिट सबको मालूम है। पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, पूछगछ से होती है, जिसमें अधिकारी शामिल होते हैं। हर पहलू पर परीक्षण होता है अधिकारी का कि ये अधिकारी फील्ड में है, इंडोर में, कहाँ होशियार है ये अधिकारी और कितना दमखम है अधिकारी के अंदर। ठीक है, सवाल यह है कि दमखम है तो दमखम है तो वो मुंह चटा लेगा, वो किसी को नाराजगी करेगा। नाराजगी आज की तारीख में ये है कि आज नाराजगी अब कोई झेल नहीं सकता। नाराजगी हुई और उधर लखनऊ खबर पहुंची और तबादला हुआ, तीसरे दिन तबादला हुआ। ये हर सरकार का कहना है, जब तक कि यदि आप अधिकारी को, अच्छे अधिकारी को मौका नहीं देंगे, अच्छे अधिकारी को प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे, अच्छे अधिकारी को सामने नहीं लाएंगे, उस अधिकारी में दबंग है जो जानता है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अपराधी को नेक्स्ट डेवलप हो रहा है, अधिकारी पुलिस और अपराधी रिश्ता नहीं है। इसमें आप राजनीतिक उसमें वो भी शामिल कर लीजिए, वो पक्ष शामिल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी कोई सत्ता में दलबदल बदल होती है या सत्ता में परिवर्तन होता है तो एक चल का चल पूरा जला जाता है। ठीक है, और वो अब आप इससे ना लगा सकते हैं कि जो असेंबली बैठे हैं, जो पार्लियामेंट बैठे हैं, कितना आपके इतिहास है, किस नवैयत के वो लोग हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या चाहेंगे वो लोग पुलिस से। पुलिस के सामने दिक्कत यही आज की तारीख में, पुलिस के सामने परेशानी सबसे बड़ी है कि वो क्या चाहेंगे पुलिस से। वो चाहेंगे कि पुलिस जो है उनकी बात सुने और उनकी बात सही तो सुने, गलत भी सुने और कार्रवाई करे। गलत यदि गलत कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वो तैयार है। धनंजय, ये खामियां हैं, ये कमियां हैं जिन्हें ठीक करना है। जो भरोसा आम लोगों का पुलिस के ऊपर से उठता जा रहा है उसे कनेक्ट करने की जरूरत है। उसमें जरूरी है कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, उसमें जरूरी है कि एक रणनीति बनाई जाए। जी देखिए राजेश जी, बिल्कुल सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस चीज के लिए सरकार, हमारे ऑलरेडी सरकार जो है जनता को विश्वास दिलाने के लिए दिन के दिन ये सब चीजें कर रही है। इसीलिए देखिए विश्वास दिलाने के लिए हम तुरंत जो है सस्पेंड कर रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं। वीडियो इधर वायरल नहीं हो रहे, उससे पहले वहां तुरंत जो है उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जा रहा है। और भी इससे अच्छा, इससे ज्यादा करने की जरूरत है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं और सरकार के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और भी कुछ करेंगे। कपीश, ये हर सरकार में होता रहा है, कोई पहली मर्तबा तो नहीं है कि ऐसे किसी अधिकारी की या किसी अपराधी की जो सांठगांठ है वो सामने आई हो। तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आज चूंकि वो सरकार में आप सवाल पूछ रहे थे, कल आप सरकार में थे, वो सवाल पूछ रहे थे। आदमी मरता रहेगा, आम आदमी मरेगा, पिसेगा वही। देखिए राजेश जी, सबसे पहली चीज ये है कि मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि हर सरकार में ऐसी स्थिति थी। अगर कोई स्थिति थी, हमारी 5 साल की सरकार थी, जरा बता दें।
कि किसके अंदर महेश जी आप बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपने हर सरकार में काम किया है। वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, तब सब कुछ ठीक था, तब राम राज्य था, आज हो रहा है ये सब। महेश जी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे। कब जो है 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, बताए समाजवादी पार्टी के संबंध में इस बात को बताइए कि कब जो है हमारे यहाँ माफिया का वर्चस्व 6 लाख रुपए के लिए इस तरीके की नाकामयाबी को रोकने के लिए अगर पूर्ववर्ती सरकारों को आरोप लगाते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट को खुद करने की बात कर रहे हैं। इनका इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इससे बहुत जरूरी है। ये माफिया से विकसित नहीं होगा। यदि सरकार चाहे तो माफिया विकसित हो जाएंगे क्या? यदि कोई सरकार चाहे तो माफिया विकसित हो जाएंगे? माफिया बिल्कुल विकसित नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं 1991 में बड़े बड़े माफिया धाराशाही हो गए, क्योंकि सरकार का दिमाग बना हुआ था। सरकार का दिमाग था कि धाराशाही करना 1991 से लेकर 1992 दिसंबर तक अच्छे माफिया धाराशाही हो गए। ये क्योंकि सरकार की पॉलिटिकल विल थी। सरकार चाहती चाहे कोई खिलाफ हो हमारे और चाहे छोड़ के चला जाए, लेकिन हमें कार्रवाई करनी है। आज हम दिक्कत क्या है, हम इस परेशान रहते हैं कि कल 10 नाराज हो जाएंगे, 20 नाराज हो जाएंगे, 25 नाराज हो जाएंगे। अरे भाई आप ये देखिए, जब दल बदलता है, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद एक बाढ़ भी आती है। वो कहता है कि साहब मेरा विश्वास हट गया है, साहब यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ मैं अपने घर में वापस आ गया हुआ। पहले अब रास्ता भटक गया था। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। भाई अब तो रास्ता भटक गए थे, क्यों? क्योंकि रास्ता आप इसमें भटके थे कि वहां भी आप पावर ऑफ सेंटर थे और यहाँ भटक के आ गए तो यहाँ भी आप पावर ऑफ सेंटर है। क्योंकि सत्ता का केंद्र, शक्ति का केंद्र बनना चाहते हैं आप। शक्ति का केंद्र जब तक बनेंगे आप, और आप जिस तरह सुनना नहीं चाहते, पुलिस के सामने बड़ी भारी दिक्कत है। आपके सामने ये पुलिस ठीक है, मैंने मान लिया पुलिस भ्रष्ट है, लेकिन पुलिस पूरी तो भ्रष्ट नहीं। आप एक लकड़ी तो नहीं आ सकते सारे अधिकारियों। बिल्कुल, बहुत सारे काबिल अफसर हैं जो दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं। काबिल अफसर नहीं, ऐसे काबिल अफसर हुए जिनका की सिक्का पूछता था, जिनके मारे बदमाश जो है जिला छोड़ देता था, जिला छोड़ के चला जाता था। बिल्कुल, और ये मैं अपनी नौकरी में देखा है। ऐसे अधिकारी जिनका नाम सुनते ही वह जिला छोड़ देता था आदमी, जिन्हें आता नहीं था जिला, जब तक अधिकारी है। तो ऐसा है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, पुलिस को दम देना पड़ेगा, 716 अधिकारियों को जो कुछ करना चाहते हैं। अब जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यदि एसपी महुआ भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मुकदमा कायम करिए, उनको तफ्तीश कराइए, तफ्तीश पाए तो जेल भेज दीजिए, उनको सजा दिलवा दिए, सारे काम कर दीजिए उनके आप यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक व्यक्ति से हाथ देते सारे भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, पूरा सिस्टम ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सर बहुत पहले ही बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन बहुत सारे काबिल अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, जिनकी नाम से ही अपराधी कांपते हैं, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं। शायद वैसा हो रहा है। उमाशंकर, सरकारें तो बदलती रही हैं, ऐसी वारदातें अगर होती रहेंगी तो वो उसमें सुधार कैसे होगा? क्योंकि पिछला अगर हम रिकॉर्ड खोलें तब भी ऐसी वारदातें नजर आती हैं, अब देखें अब भी हो रही हैं। तो एक दूसरे को कोसने के अलावा भी कुछ सॉल्यूशन, समाधान है, सुझाव है कोई सरकार के लिए? या सिर्फ टांग खींची जाएगी, सिर्फ कमियां ही गिनाई जाएंगी और बताया जाएगा कि देखिए साहब जंगल राज है, बहुत भयावह तस्वीर है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को पल्लू में छिपने का काम बंद कर देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों का सहारा लें। अपराध आपके शासन में बढ़ा है तो आप उसके जिम्मेदार हैं। सपा के शासन में अपराध बढ़ा था तो सपा जिम्मेदार थी, बसपा के शासन में बढ़ा था तो बसपा जिम्मेदार थी। आज अगर आपके शासन में रोज हत्याएं हो रही हैं, वो मेरठ से लेकर नोएडा से गुजरते हुए गाजियाबाद से चल के बनारस से सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखनऊ, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, कोई जिला छूटा नहीं है जहां पर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। अगर ये हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी क्या पूर्ववर्ती सरकारों की होगी या योगी जी की अक्षमता को होगी? इसका मतलब योगी जी अक्षम है। उन्होंने जब खुद अक्षम है तो टीम 11 उन्होंने अक्षम चुनी, और टीम 11 अक्षम चुनी तो नीचे इस महोबा जैसे एसएसपी की नियुक्ति हुई जो खुलेआम धन उगाही के लिए पैसे मांगता है। तब सीओ, तब वहां पर एसएसपी कानपुर में जो तत्कालीन एसएसपी थे उनकी नियुक्ति हुई। यानी कि सरकार जैसी होती है पुलिस वैसे ही काम करती है। पुलिस जब वैसे ही काम करेगी
तो निश्चित रूप से नीचे का नतीजा वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, आज पूरे उत्तर प्रदेश प्रदेश में कोई ये कहे कि जंगल राज नहीं है, ये राम राज है। 3 साल की बच्ची से लेके 8 साल, 11 साल, 13 साल, 27 साल, 65 साल, 70 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और योगी जी विधानसभा में खड़े होके कहते हैं ये राम राज है, हमने राम राज ला दिया। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं, वक्त की भी कमी है, तैयार ही नहीं, मैं जवाब भी लूंगा इन आरोपों का जो आप लोग लगा रहे हैं। तो वो सुधार क्या करेगी? कपिल श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री को नैतिकता। ठीक है, राजेश भाई आपको ये बात कर देना चाहता हूँ। हाँ, दरअसल हमारी बात बीच में रह गई थी, आपने प्रश्न जो है श्री महेश कुमार जी से पूछ लिया, उसके बाद हमें अवसर नहीं दिया जी। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों का आईना दिखाना कम कर दीजिए। इसलिए कि जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के यही लेकर के आए हैं और इन्होंने जनता से जो वादा किया था उसके विपरीत 35% तक इनकी जो है एलसीआरबी की रिपोर्ट है, मैंने आपको आंकड़े भी बताए कि पहले से अपराध बढ़े हैं, तो उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई कि 7 पुलिस वाले इस तरह से नेकुलाइज इलाकों में भी नहीं मारे गए जैसा कि बिकरू कांड के अंदर मारे गए। कभी ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 30 लाख रुपए की रैंसम दिलाई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर के लिए एक जिला अधिकारी और 2 एसएसपीओं को का नाम सीबीआई इंक्वायरी में पुटअप आ जाए और उनको निलंबित किया जाए क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे विधायक को हम तब तक गले लगाए रहे, बलात्कारी विधायक को, कि जब तक वो पीड़िता के पूरे परिवार को उन्नाव के कदम खत्म न करा दे। इस तरह की बात कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि गृह राज्य मंत्री जो इस पर बलात्कार का आरोप था वो जेल के बाहर है और पीड़िता जेल के अंदर है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 302 का मुलजिम कभी उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया गया हो। तो ये मैंने आपको इनकी कार्यशैली रख दी है। मैं जवाब धनंजय से ले लेता हूं। धनंजय, अब चूंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, अपनी नाकामी का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पे फोड़ के आप बच नहीं सकते हैं, इससे कैसे बचेंगे आप? जवाबदेही तो आपकी बनेगी। देखिए राजेश जी, देखिए मेरी सरकार में बिल्कुल नहीं कर। देखिए मेरी सरकार जब से बनी हुई है 2017 से, हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस से काम है और हमारी सरकार मंशा अच्छा है, इसीलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं और काम के तहत चाहे जो भी हो, अपराधियों को मैं छोड़ भी नहीं रहा हूं। आज चाहे अगर हमारे अंदर इतना बूटा है, इतना मैं सक्षम है सरकार, आज चाहे जितने बड़े ऑफिसर हो, जाए आईपीएस हो, जाए जो भी हो, एक बड़े बड़े अधिकारी, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जो गलत पाए जा रहे हैं हम उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं और सरकार एक अच्छे मंशे के साथ काम कर रही है। इसीलिए हम दिन दिन अपराधियों को पकड़ रहे हैं और चाहे जितने बड़े अपराध हो, जाए आज अफीम अहमद हो, चाहे आज इधर मिश्रा हो, चाहे जो आखिरी कमेंट मैं किसे लेना चाहता हूं। जबरदस्त वक्त की कमी है महेश जी। सर मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। ठीक है धनंजय, ठीक है भाई, सुन लिया आपकी बात। सरकार एक अच्छे मंशा के साथ ही काम कर ठीक है, आपके चश्मे से देखते हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महेश जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। सर, जब आम आदमी के साथ कुछ भी अपराध होता है या कुछ गलत होता है तो वो सबसे पहले चौकी थाने में जाता है, वहां दारोगा, सिपाही या जो चौकी इंचार्ज है उससे सामना होता है। सुधार की शुरुआत कहां से होगी, नीचे से या फिर बड़े अधिकारियों से? उन आला अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए जो लापरवाही बरत रहे हैं, या ये चौकी थानों से हमें सुधार की शुरुआत करनी होगी? देखिए, नीचे का अधिकारी देखता है अपने उच्चाधिकारी के मुंह की तरफ, तो वो चाहता क्या है। यदि उच्चाधिकारी अपनी बिल्कुल पॉलिसी क्लियर कर दे कि मुझे अपराधियों के खिलाफ लड़ना है जी, तो मैं आपको दावा करता हूं कि नीचे का अधिकारी हो चाहे नीचे कर्मचारी हो, वो उसी रवैये से काम करेगा। और यदि मैं ये नहीं कहता कि 100% काम करेंगे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 80% उसी इंटेंशन से काम करेंगे जिस टेंशन से जो उसका उच्चाधिकारी उसे बता रहा है, जो उसका एसपी या डीआईजी आईजी उसे बता रहा है कैसे काम होना है। और यदि कोई नहीं मान रहा है तो उसका इलाज सर्जिकल है, उसको विभाग से बाहर करिए। तमाम दंडात्मक कार्रवाइयां होती हैं। यदि कोई नहीं आपका सहयोग कर रहा है, यदि आप ये मान के चले अपराधियों की कार्रवाई करनी है, आम आदमी को सुनना होगा, आम आदमी की जो समस्या है उसको सुनकर उस पर कार्रवाई करनी होगी। और मैं बता दूं आपको, ये बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं, छोटी छोटी घटनाएं। यदि सड़क पर चलता हुआ आदमी सुरक्षित महसूस करता है, यदि सड़क पर चलता हुआ आदमी महसूस करता है कि बिल्कुल सुरक्षित है और उसके आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जो उसको इफेक्ट कर रही है, उसको उसके परिवार को या उसके परिवार की लड़कियों को, उसके परिवार की महिलाओं को, बिल्कुल ये सुरक्षा यानी सर ऊपर से इसकी शुरुआत करनी होगी, तभी सिस्टम को पारदर्शी और बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया महेश कुमार मिश्रा आपका, उमाशंकर आपका भी, धनंजय शुक्ला आपका और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी कई हैं। सवाल यही कि आखिर अपराधियों में पुलिस का डर कब होगा और कब तक पुलिस और अपराधियों की साठगांठ यूं बनी रहेगी?
ये देखना बाकी है, क्योंकि कई वारदातें हुई हैं, सबक उससे लेकर भी आगे कुछ कदम उठते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि मुख्यमंत्री का विजन साफ है कि जहां गलत हुआ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार तबादले हो रहे हैं। जहां ज्यादा बड़ी घटना है वहां पे निलंबित भी किया जा रहा है।